ये क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास है। आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो हमारा लेसन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। तो उपसह संयोजी यौगिक में इसमें हमने जो है लास्ट टॉपिक चल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको देखना है। आज हम इसके रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है इसमें टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में बात किया था। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए हम बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। कौन कौन से हैं देखिए। पहला दिया है संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड द्वारा घिरा होता है। आप जानते हैं जो संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं वो लिगेंड द्वारा घिरे होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अरे जाहिर सी बात है, लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। अब एक से चाहे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर से जुड़ा हो, चाहे एक से अधिक से जुड़ा हो, जुड़ा तो ऐसे ही रहता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात फिर कहा गया ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं। ये माना जाता कि हाँ ऋणात्मक बिंदु आवेश है, जबकि उदासीन लिगेंड बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। जैसे उदासीन अगर है तो हम दोनों ध्रुव हो सकते ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक जैसे Cl दे देगा, Br दे देगा, तो Cl Br पर नेगेटिव चार्ज ही तो लगा रहता है। लेकिन H2O अगर दे देगा तो H2O में कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव में कुछ तो रहता है नहीं, लेकिन वो द्विध्रुव मारे जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से समझे जाते हैं। क्या समझ में आया? दो हो गया। तीसरी बात यह है कि धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। जैसे धातु आयन और लिगेंड के मध्य, अरे केंद्रीय धातु परमाणु होगा और लिगेंड वहां से बगल बगल होंगे, तो दोनों जने के मध्य जो क्रिया होती है, अट्रैक्शन होता है, वो पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वैद्युत आकर्षण बल जो होता है ना, धातु और ऋणात्मक वाला जैसे आकर्षण बल होता है। धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल वाला टाइप का होता है। ठीक है, आगे दिया है इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन एवं लिगेंड कक्षकों का व्यापन न होने से धातु कक्षक एवं लिगेंडों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। यानी अगर जैसे धातु आयन और लिगेंड है, दोनों के मध्य अगर कोई अतिव्यापन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, तो वही कहा गया कि धातु आयन लिगेंड कक्षकों का अतिव्यापन न होने से धातु कक्षक एवं लिगेंडों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। जब अतिव्यापन ही नहीं होगा तो क्रिया कहां से होगी। अगला दिया है किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु, जैसे कोनो मान लो गैसीय धातु परमाणु है तो या आयन में पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। अरे कौनो भी गैसीय डी ऑर्बिटल्स है तो उसकी जो पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं होती हैं समान होती हैं, और जब समान होती है तो उसे अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। जब कोई भी डी ऑर्बिटल्स के जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो पांचों कक्ष की ऊर्जाएं होती है वो समान होती है। जैसे एक कक्ष बना है, ये पांचों कक्ष की ऊर्जाएं समान होती है, तो समान होती है, इसी को अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। तो वही हमने पिछले वाले में बताया था ना, इसे अपभ्रष्ट कहते हैं। या अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है, यानी वो अपभ्रष्ट मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वैसे में रहे वहां कुछ अंतर ना नजर आए। तो वही कह रहा है बनी तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु या आयन सममित क्षेत्र द्वारा घिरा रहता है। इसकी उपस्थिति में डी कक्षक अपभ्रष्ट नहीं रहते। क्या मतलब जैसे धातु परमाणु जो होता है वो सममित क्षेत्र मतलब चारों तरफ से बराबर जब तक घिरा रहे तब तक वो इस तरीके से होता है, क्षेत्र द्वारा घिरा रहता है। इसकी उपस्थिति में डी कक्षक अपभ्रष्ट नहीं रहते। वही साइड जब घिरा रहा चारों तरफ से तब अपभ्रष्ट नहीं रहते हैं, बाकी जो है इनका संकुल अपभ्रष्ट कक्षक रहता है। ठीक, अगला दिया है जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिर जाता है। अरे कोनो भी संकुल यौगिक जब बनेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु चारों तरफ लिगेंडों द्वारा घिर जाता है, ये तो कंफर्म है, घिर जाता है। यदि लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है, लिगेंडवा जो जुड़ा हुआ उपसह संयोजी बंध द्वारा अगर वह सममित है तब डी कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं। सममित का मतलब समान एक ही टाइप का हो तो डी कक्षक कैसे होंगे? अपभ्रष्ट होंगे।
परंतु अधिकांश संकुलों में लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं रहता। अरे जब विभिन्न प्रकार के लिगेंड लाग रहे, अलग अलग प्रकार के लिगेंड लाग रहे, तो कहाँ एक मेल रहे, तो जब एक मेल ना रहे तो अभ्रष्ट कक्षक फिर नहीं होगा। तो ये कह रहा है अभ्रष्ट रहते हैं, परंतु अधिकांश संकुलों में लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता। अरे जब समान लगे न रहे तो सममित रहे कहां से? अतः अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। जब सममित क्षेत्र नहीं रहेगा तो अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है, क्योंकि डी कक्षक लिगेंड द्वारा एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते। यानी डी कक्षक जो है, आप कहा कि जय लिगेंड लाग है सब यक्के मेयर से उसे जुड़ा रहा थे, तो ऐसा समान एक तरीके से नहीं रहते हैं। अलग अलग लिगेंड कुछ अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। समझ में आएंगे? आगे दिया है तथा संकुलों में T2G तथा AG समुच्चयों में डी कक्षक विभक्त हो जाते हैं। यानी जब ऐसी अवस्था आती है तो जो डी कक्षक होते हैं वो T2G व AG समुच्चयों में टूट जाते हैं। समझ में आया? हमने कहा जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिर जाते हैं, और संकुल यौगिक बनेगा तो लिगेंडों द्वारा घिर जाते हैं। यदि लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है, अब लिगेंड अगर हमारा सममित है, यानी एक टाइप का है, सममित मतलब होता है एक टाइप का, सममित है, तब डी कक्षक अभ्रष्ट रहते, तब तो अभ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है जब के में रहे तो। और परंतु अधिकांश संकुलों में लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। जब असममित न रहे समाप्त हो जाती है, क्योंकि डी कक्षक लिगेंड क्षेत्र द्वारा एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते तथा संकुलों में T2G तथा AG समुच्चयों में डी कक्षक विभक्त हो जाते हैं। आगे है कि लिगेंडों के असममित क्षेत्र के प्रभाव में, अब जैसे सम्मित रहे तो अभ्रष्ट रहे, पता ही न रहे काम कैसे है, लेकिन अब असमान क्षेत्र है तो लिगेंडों के असममित क्षेत्र के प्रभाव में अभ्रष्ट डी कक्षकों का T2G तथा AG समुच्चयों में विभक्त होना डी विपाटन या डी स्प्लिटिंग कहलाता है। जैसे समान रहा तो अभ्रष्ट रहा, बुद्धि भ्रष्ट रही, पता ही नहीं चला, लेकिन अलग अलग जब लिगेंड लगा रहता है तो अलग अलग होने के कारण ये दो T2G तथा AG में विभक्त हो जाते हैं। यानी जो डी कक्षक होता है ये दो ऑर्बिटल में T2G तथा AG में विभक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से T2G तथा AG में विभक्त होना डी विपाटन, हिंदी में बोलते हैं डी विपाटन, अंग्रेजी में बोलते हैं डी स्प्लिटिंग कहते हैं। समझ में आओ? आगे कहा गया यह T2G व AG समुच्चयों की नई व्यवस्था। अभी जो T2G और AG की नई व्यवस्था बताई गए कि टूट गवा T2G और AG में एक काम है। कहा गया T2G तथा AG समुच्चयों की नई व्यवस्था संकुल के इलेक्ट्रॉनिक गुणों जैसे विन्यास होगा, कैसे विन्यास है, रंग कैसा है इसका, किस कलर का यह है, चुंबकीय गुण आदि गुणों को निर्धारित करते हैं। यानी जो T2G और AG की नई व्यवस्था है, स्प्लिटिंग की व्यवस्था है, ये जो है विन्यास, रंग, चुंबकीय गुण आदि के बारे में जो है बताते हैं। यानी इसी से पता चलता है कि इसका रंग कैसा है, चुंबकीय गुण कौन सा है, और इसका विन्यास किस प्रकार सा है। इस प्रकार यानी इन सब बातों का जो है डी स्प्लिटिंग के माध्यम से जो है पता चलता है। इतना समझ में आया? अब देखो ये बना हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा डी ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 कक्षक है। अब एक जब थोड़ा से ऊर्जा मिला तो इस संकुलों में अभ्रष्ट, अब यक्के टाइप के होगा पांचों। अब ये जो है देखिए अष्टफल के क्षेत्र ये है और चतुष्फल के मान लो ये है। तो अष्टफल के क्षेत्र में देखिए EG ऊपर होगा और T2G जो है नीचे होगा। अरे कहम दो खंड में विभक्त है, याद है? तो EG ऊपर होगा और T2G नीचे होगा। EG आप जानते हैं के राहत है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, या dz स्क्वायर या dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और एक काल्पनिक व्यवस्था, देखो ये कोनो रियलिटी नहीं है कि ऐसा हो गई करत, ये केवल एक समझाने के लिए जो है बताया गया, ठीक है? तो काल्पनिक व्यवस्था जब क्षेत्र सीमित हो, जब दायरा एक सीमित रहे तब ऐसे रहेगा।
आगे दिया गया, अब यहाँ पे देखो पलट गया, T2G dxy dyz dxz, और ये जो है Eg नीचे चला जाए, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, यानी इस तरीके से इसमें स्प्लिटिंग होती है, दो भागों में टूटते हैं, या Eg ऊपर होगा तो T2G नीचे रहेगा, या Tg ऊपर रहेगा या Eg नीचे रहेगा। समझ में आया? ये ऐसे ही इसको बताया जाता है, आगे इसी को हम बताएंगे। अब आगे दिया है लास्ट पॉइंट, क्या है इनका लास्ट पॉइंट, कह रहे हैं कि dd विपाटन के कारण T2G तथा Eg समुच्चयों की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। यानी जो dd विपाटन हुआ, dd स्प्लिटिंग हो रहा है, इसी के कारण जो है T2G तथा Eg समुच्चयों की ऊर्जा का अंतर हो रहा है ना। अब ऐसे ही पता चलता है कितना ऊर्जा अंतर हुआ, अरे ऊपर के बाद नीचे के बाद बीच में कुछ अंतराल हुआ है, तो ये अंतराल पता चला कि हाँ कितना ऊर्जा अंतराल हुआ। ठीक है, तो वही दिया T2G तथा Eg समुच्चयों की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार का ऊर्जा का अंतर हो रहा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है, तथा इसे डेल्टा जीरो, देखो डेल्टा जीरो जो लगा होगा वह है ये अष्टफलकीय के लिए, जीरो मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में पहला अक्षर कौन रहा? ओ रहा, अरे ऑक्टाहेड्रल में ओ तो है, तो ओ है, तो इसीलिए डेल्टा जीरो, यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ लगा होगा, जीरो में जीरो ना आई ओ है, लेकिन हम लोग जीरो नहीं पढ़ रहे, तो डेल्टा ओ या डेल्टा जीरो कह सकते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। और तथा डेल्टा टी, टी मींस टेट्राहेड्रल, टी मींस चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, तो डेल्टा टी चतुष्फलकीय जो से प्रदर्शित करते हैं, यही दोनों में लिखा जाता है। तो एक फार्मूला यही एग्जाम में पूछा जाए, डेल्टा टी बराबर 4/9 गुणे डेल्टा जीरो, यानी ये डेल्टा टी है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बराबर 4/9 ऑक्टाहेड्रल, 4/9 ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो है रूल्स है, ये 6 बिंदुएं हैं, 6 बिंदुओं को बारी बारी करके अगर आप ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा, और ऐसे रट्टा मारो तो आपको याद वाला हो। एक आप ये देखो पहला पॉइंट क्या कहा जा, फिर दूसरे पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है, तीसरे पे क्या कहा जा रहा है, चौथे पे क्या कहा जा रहा है, आप बारी बारी सोच के जब इसको पढ़ोगे तो 6 में से 4-5 तो लिख ले जाऊंगा। ठीक है, ये रूल्स है। अब अगले दिन हम आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो है ये dd स्प्लिटिंग जो लिखो विपाटन, इसके बारे में बताएंगे कैसे होता है।